चल चलो 10 मिनट पहले आ जाया करो यार। हाँ, लास्ट पीरियड में आपका हो गया था बिहेवियर ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, टार्क पढ़ लिया था, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी कॉपी है। लास्ट लेक्चर में आपको आपने कहा बिहेवियर ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड में टार्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी हो गया था ना। चलो तो ये हो गया था बेटा, इसमें एक पोर्शन आपका बचा हुआ है और फिर आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हेडिंग कर लेंगे बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये कंडीशन आपका है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक। ठीक है बेटा। अब सुनो, इसमें देखो होता क्या है, इसमें एक हम लोग मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है बेटा, ठीक, जिसको दो स्ट्रांग शू मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। स्ट्रांग शू मैग्नेट शू शेप जैसे इसलिए हॉर्स शू शेप रखा जाता है, जैसे जो फील्ड वहां डेवलप हो ना वो रेडियली हो बेटा, फील्ड जो है वो कैसा हो, रेडियली डेवलप करने के लिए हॉर्स शू मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक। और उस मैग्नेटिक नीडल को उसके बीच में क्या किया जाता है, पिवोट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, ठीक। उसके बेस पे क्या करेगा, जब उसको हम लोग फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक, फील्ड क्योंकि जब बार मैग्नेट है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, फील्ड अप्लाई करेगा। फील्ड डेवलप होने की वजह से वहां पे अगर करंट आप लूप में फ्लो कराएंगे तो आपका क्या होगा, ठीक, वहां पे टार्क का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होगा, टार्क का डेवलपमेंट होगा, ठीक। उस टार्क की वजह से निडल जो होगी वो क्या करेगी, रोटेट करती है। निडल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो उस केस में उस कॉइल जो होगा अपने एक्सिस पे जो मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है, ठीक है, वो रोटेशन आपका होता है जो उसके कॉइल से अटैच आपकी होती है। तो उसके डिफ्लेक्शन के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा, वो उसमें से कि वैल्यू आपके करंट की क्या होगी, या उसी के बेस पे हम लोग करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको डिस्कस करना होता है, तो लिख लीजिएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम अगर डायग्रामेटिकली दिखाते बेटा थोड़ा सा बहुत सुंदर तो बनाना आप लोगों को आता होगा। किसकी आर्ट सबसे अच्छी है बेटा, आप लोग सबसे अच्छा कलाकार कौन है, हैं? हैं? अच्छा कलाकार गायब है आज, ऐसा क्यों, कम बेटा, और सब लोग थोड़ा टाइम नहीं आया करो। आदत खराब कर रहे हो क्या सब लोग? इसकी सेटिंग को चेंज कौन कर देता है यार? ऐसे ले लो, कंसीडर कर लो बेटा। एक इधर से होगा
नहीं सही बन रहा है, रुक जाओ, कम नहीं बेटा, हमें ऐसे सो शेप, हार्स सो शेप का बनाना है, जिससे जो फील्ड हमारा डेवलप हो बेटा ना, वो कैसा हो आपका, रेडियल हो, रेडियल फील्ड का क्या हो आपका, डेवलपमेंट हो, मेन पर्पज ये है। अब ऐसे हम डिजाइन कर लेते हैं यार, कमिंग, ये कंडीशन हो गया। यहाँ पे स्केल होता है जिसके बेस पे हम लोग डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या करेंगे, रीड करेंगे, यानी कि उसमें नेडल में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू क्या करते हैं आप, रीड करते हैं। अब यहाँ से अगर दिखाते हैं बेटा, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो आपका हो जाएगा बेटा क्या, यहाँ से नीडल की पोजीशन, इसको रीड करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं क्या होगा सिचुएशन उसकी, ठीक, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है बेटा, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, इसी को हम लोग कह लेते हैं कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आप थोड़ा सुंदर बना पाइएगा तो बना लीजिएगा फिलहाल, मतलब जो हमें समझाना है वहां से काम चल जाएगा, ठीक। तो जो आपका मैग्नेट होता है वो शू शेप का बना, हार्ट शू शेप का बनाया जाता है, तो इस केस में इसी को हम लोग कह लेते हैं हार्ट शू शेप्ड मैग्नेट, या पूरा खाली लिख लो, हार्ट शू शेप्ड मैग्नेट, या सिंपली मैग्नेट लिख लो, कोई बात नहीं है यार। क्या होता है ये, मैग्नेट लिख दो खाली। ये आपका एक स्ट्रांग मैग्नेट हम लोग लेते हैं बेटा, शेप ऐसा होता है, हार्ट शेप टाइप का बनाया जाता है। अगर आप डिजाइन करना चाहिएगा थोड़ा सा और बना लेना यार, लो हो गया, ठीक। तो हार्ट शेप का क्या होता है आपका, ये मैग्नेट होता है, यहाँ से मैग्नेटिक नीडल होती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंडिंग में क्या डेवलप होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप होगा वो इस सर्कुलर शेप होने की वजह से वहां पे रेडियल होगा, जो आपका स्ट्रिंग लगाया है जिससे कनेक्ट किया है वो कैसा होता है आपका, सर्कुलर शेप का आपका होता है, तो बना लीजिएगा। बीच में पिवोटेड कॉइल होता है, इसी को हम लोग कह लेते हैं पिवोटेड कॉइल, पिवोटेड कॉइल, ठीक। और इसके ऊपर जो आयरन कोर, हैंड को जाता है, ठीक। ये आपका होता है स्केल, जिसके बेस पे हम लोग यहाँ से रीड करते हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू बेटा, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड करेगा, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं प्रोड्यूस करेगा। दिखा दीजिए, हाँ सब सो गए थे क्या जी, हाँ क्या टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाया करिए 5 मिनट से हम लोग, कि भविष्य में नेताजी बनना है,
अगर तो क्या आपको अधिकारी या कुछ डॉक्टर बनना है तो टाइमली पहुंचिए, और नेताजी बनना है तो या बिफोर पहुंचे या तो लेट में पहुंचिए, है ना। 99% लेटे वाले होते हैं, हाँ। जो यहाँ पे कोर बनाया जाता है बेटा, वो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। किसका बनाएंगे? ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जिससे उसे इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। बन गया बेटा? आखिर रास्ते में बतियाने लगे थे क्या? देखिए काहे का फॉर्म फॉर्म आ गया कब से? 7 फरवरी को आया, 7 मार्च को खत्म है, लेकिन भर नहीं पाए। चलिए, तो स्टार्टिंग में तो डाउन होता है, तो लास्ट में डाउन होता है, ठीक है। जो बहुत सिंसियर हो पहले भर लेते हैं, और जब वहां को क्या कोई टेंशन फ्री वाले हैं वो लास्ट में भरते हैं, तो बीच वाले ड्यूरेशन में एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद में, तभी आपका क्या प्रॉब्लम आती है। बाकी आराम से भरने वाले बीच में भरते हैं, ठीक। चलो लिखो बेटा, किसी ने भरा? अभी नहीं, ये सब आराम वाले हैं, हाँ, ठीक, टेंशन नहीं लेते हैं। चलिए लिखिए बेटा, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, in moving coil galvanometer, the coil is suspended between the pole pieces of a stang. The coil is suspended between the pole pieces of a stang horseshoe magnet. Pole pieces of a stang horseshoe magnet. Stang horseshoe magnet. हो गया? horseshoe magnet। आगे लिखिएगा, horseshoe से बना था जिससे रेडियली आपका फील्ड वहां डेवलप हो। horseshoe शेप का, अरे हार्स हो कोई एनिमल ले लो यार, उसका जो पैर होता है वो कैसा होता है? ऐसे राउंडेड होता है बीच में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। गाय पाले हो, हैं? दूध पीते नहीं है हम लोग, हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी जगह पे, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है, हाँ। चलो लिखो बेटा, हार्स शेप क्या हो गया? मैग्नेट। लिखिए, द पोल पीसेस are made cylindrical. Pole pieces are made cylindrical and a soft iron cylindrical core is placed within the coil without touching it. This makes the, उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो रेडियल होगा। This makes the field radial
फील्ड रेडियल, जब ये हाफ शेप का होगा ना बेटा, तो ये फील्ड जो आपका डेवलप होगा वो रेडियली आएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो फील्ड क्या होगा, रेडियल। और टाउ इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था क्या, टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा था, NBIA, ठीक। तो वहां पे जब आपका क्या हो गया, फील्ड आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलरली होगा, तो उस केस में आपका थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 90। NBIA sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, हम भी sin थीटा पढ़ते थे ना। तो उस कंडीशन में रेडियली होगा, तो उस केस में टार्क सबसे ज्यादा डेवलप होगा, ठीक। तो लिखिएगा, क्या ले लिया बेटा, फील्ड क्या लिखा बेटा, रेडियली, ठीक। इसमें द फील्ड रेडियली लिखिए, इन सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल, सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन की बात कर रहे हैं अभी, प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड, रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड। अच्छा, कॉइल अगर प्लेन उसका पैरेलल है बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एरिया वेक्टर से, प्लेन अगर पैरेलल है फील्ड के, तो उसका एंगल एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा, 90। अरे प्लेन है ना, प्लेन, जैसे प्लेन पैरेलल है, प्लेन अगर पैरेलल है, फील्ड मान लो ऐसे है, प्लेन पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना, तो एंगल की वैल्यू नीचे लिख लो, प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड द डिफ्लेक्टिंग टार्क always has maximum value, deflecting torque always has maximum value, deflecting torque always has maximum value। तो टाउ की वैल्यू होगी बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके कॉइल है उसमें n है, तो NBIA के बराबर होगा, ठीक। NBIA के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होगा, MB sin थीटा होता है, M की वैल्यू NIA हो गया, तो NBIA sin थीटा क्या होता है, थीटा वैल्यू 90 है, तो NBIA के बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक। लिखिए, लिखिए आगे, द coil deflects and a restoring torque is set up in the suspension fiber, आगे लिखिएगा, if alpha is the angle of twist, if alpha is the angle of twist, alpha is the angle of twist, alpha is the angle of twist, okay। The restoring torque टाउ इक्वल टू, जैसे किसी स्प्रिंग को बेटा अगर बैठा जाए, घुमाया जाए ना, छोड़ोगे तो फिर से क्या करेगा, वो रिटेन करेगा, तो जिस टार्क की वजह से वो रिटेन कर, उसी को रीस्टोरिंग टार्क कहते हो आप, क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग टार्क कहेंगे। तो वहां पे टाउ आर की वैल्यू जो आपकी होगी, रीस्टोरिंग टार्क जो होगा, वो अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने अल्फा लिया, ठीक है, और उस केस में टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि उसको रोटेट करने पे जो टेंडेंसी होगी रिटर्न बैक की, उसे हम लोग सी से दिखा लेते हैं, क्या कहते हैं, सी से। तो उस कंडीशन में सी इंटू अल्फा के बराबर होगा, टाउ इक्वल टू सी अल्फा, तो सी इंटू अल्फा, इसे बना लो इक्वेशन सेकंड। बेटा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी जहां पे जाके ये रुकेगा नीडल आपका, उस पोजीशन में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो उस केस में जो होगा, यहां से जहां पे नीडल स्टे कर रहा है, ठीक, एक लाइन पूरी गायब हो गई, तो जहां पे नीडल जाके आपका क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही है, यहाँ पे ये दोनों टार्क आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, उसी पोजीशन पे जाके वो क्या करेगा, ठीक है, रुकेगा। तो नीचे लिखिएगा, टाउ आर इक्वल टू सी इंटू अल्फा, यहाँ पे सी लिख लीजिए चाहे, वेयर सी इज
where she is torsional, she is torsional, torsional, torsional constant of the fiber, where she is the torsional constant of the fiber, she is the torsional constant of the fiber. हो गया, नीचे लिखना नेक्स्ट लाइन से, when coil is in equilibrium, when coil is in equilibrium condition, coil is in equilibrium condition, क्या रिलेशन बनेगा बेटा, NBIA इक्वल टू C अल्फा होगा। NBIA के वैल्यू कितनी हो जाएगी, C अल्फा के बराबर होगा। तो यहां से लिख लेंगे NBIA इक्वल टू हो गया बेटा C अल्फा। यहां से अगर हम लोगों ने अल्फा हो गया कितना रोटेट हुआ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यहां से अगर I की वैल्यू हम लोग निकालें, ठीक, तो आएगा बेटा C अल्फा अपान NBA, क्या आ जाएगा, अगर यहाँ I की वैल्यू निकालोगे I इक्वल टू आएगा बेटा C अल्फा अपान NBA, NB इंटू A। यहां से C अपान NBA, C अपान क्या NBA, जैसे हमने लिखा था कि वहां पे कांस्टेंट अल्फा यानी C टॉर्सियोनल कांस्टेंट था, तो टॉर्सियोनल कांस्टेंट अपान NBA का जो रेशियो आपका होता है बेटा, उसी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं, K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसी को दूसरा नाम दिया जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट K। तो आप या तो इसी टर्म में आपको रिलेशन मिल जाएगा, अगर इस टर्म में नहीं है तो यहीं से हम ले लेते हैं R करके, I इक्वल टू अल्फा K इंटू अल्फा। यहाँ पे K जो होता है वेर K इक्वल टू होगा C अपान कितना NBA, इसी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर इसके टर्म में आपको दिया रहेगा, इसके टर्म में दिया है तो I इक्वल टू K इंटू अल्फा, यानी कि जितना इससे हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बेटा इसमें इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग डायरेक्टली रीड कर लेते हैं क्या क्या करंट की वैल्यू को, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं करंट की वैल्यू कितनी सर्किट में फ्लो हो रही है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, अल्फा, क्योंकि C अपान NBA की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई, ठीक, किसी डिफरेंट गैल्वेनोमीटर के लिए उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग कह सकते हैं RI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, अल्फा के। I जो है वो अल्फा के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया। तो यानी जैसे जैसे आप अल्फा I का कह लो अल्फा बढ़ाएगा I की वैल्यू बढ़ेगी, उल्टा कह लो I बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक ठीक, I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जितना अल्फा वही है, रोटेशन ही है, कितना एंगल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट हो रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे टार्क की वैल्यू बढ़ेगी, टार्क की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो ज्यादा एंगल बनाएगा। भाई घुमाने काम कौन कर रहा है, जैसे यहाँ टार्क डेवलप हो रहा है NBIA, ठीक, अब यहाँ से I बढ़ाओगे, जैसे फील्ड जो भी आपने मैग्नेट लगा दिया, ये तो आपका स्ट्रांग मैग्नेट जो लगा दिया वो फिक्स हो गया, फील्ड फिक्स हो गया, जो हमारा यहाँ पे एरिया कॉइल का है वो भी आपने बना दिया तो फिक्स हो गया, डिप्लीट हो गया, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स जो भी आपने जितने टर्न्स का बनाया वो भी फिक्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया I की वैल्यू बढ़ाओगे तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, और टाउ बढ़ेगा तो क्या हो रहे हैं, अल्फा, यानी टाउ बढ़ रहा है तो क्या बढ़ा हमारा, अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा करंट होगा वैसे डिफ्लेक्शन की वजह से करंट बढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू इस पे बढ़ती जाएगी, ठीक। तो कहां तक लिख लिया बेटा, लिखिए। तो एक चीज से आपका होता है, इसके इस रिलेशन के बेस पे I और अल्फा के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेशन डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, ठीक, या करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उस केस में आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इसके यहाँ पे दो चीजें बनती बेटा, एक हम लोग पढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी और एक टर्म आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, हो गया, सब हेडिंग करिएगा। करंट सेंसिटिविटी,
करंट सेंसिटिविटी। अब देखो किसी भी सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होती है बेटा, कोई भी अगर आपका सिस्टम है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करता है कि स्मॉल चेंज करने पर, यानी कि जो फैक्टर जिसकी वजह से वेरिएशन शो हो रहा है उसमें थोड़ा सा अगर आप चेंज करिए तो चेंज करने की वजह से डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा स्मॉल करंट की वैल्यू में चेंज करने पे हम बोलेंगे वो गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक, जो गैल्वेनोमीटर थोड़ा भी अगर आपका डिफ्लेक्टर करंट की वैल्यू वेरिएशन करने पे अगर डिफ्लेक्शन मेजरेबल है, लार्ज है, तो उस केस में कहेंगे हम लोग उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। और दूसरा कह लो अगर आपका करंट ज्यादा चेंज कर रहे हैं फिर भी वो हिल नहीं रहा है तो सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जिसकी स्मॉल करंट की वैल्यू वेरिएशन करने में डिफ्लेक्शन की वैल्यू लार्ज होगी आप बोलोगे वो मोर सेंसिटिव होगा, और जिसमें स्मॉल होगा हम बोलेंगे कैसा है वो लेस सेंसिटिव होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पे दिखा देते हैं सेंसिटिविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, वहां से हो जाता है। तो लिखिएगा करंट सेंसिटिविटी, और सभी लोग आने के टाइम का ध्यान रखा करिए भाई, है ना। ठीक, सो जाते हो जब जगा तभी सवेरा, जमाना चला गया जब जगा तभी सवेरा, जगते रहिए तब सवेरा होगा, है ना। ठीक, चलिए बहुत सारी हमारी स्टोरियां होती थी जो पास्ट टाइम में होती, जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी लोअर क्लासेज में, पढ़ी थी, क्या था वो, कछुआ जीत गया था, क्यों, क्योंकि रेगुलर चल रहा था, सबने पढ़ी है स्टोरी ना, रेगुलर चल रहा था, और खरगोश क्या दौड़ के फिर रेस्ट करने लगता था, तो उस वाले मोड में रहने वाले फिलहाल आज के डेट में क्या है आपको दौड़ना भी है और बिना रुके हुए दौड़ना है। ठीक, कछुए वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है क्योंकि आप बहुत धीरे चलेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में आप स्पीड से चलिए। देखो दो चीजें होती हैं, आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं घर पे पढ़ते हैं तो बहुत है, समय बहुत देते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होता है, गायब। हाँ, ठीक, उसका रीजन क्या होता है ना, आप बहुत स्लो पढ़ते हो, थोड़ा सा क्या फास्ट पढ़ा करिए, फास्ट मतलब जो भी करिए तेज करिए, जब तेज करेंगे ना तो कंसंट्रेशन इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। आप रोड पे आप देखिए अभी 10 मिनट खड़े हुए रोड पे, जितने बहुत स्लो चलाने वाले हैं सब इधर दाएं बाएं सब हालचाल लेते चलते हैं, वो है कौन सी दुकान कौन खुली है, कौन जा रहा है कौन आ रहा, सबका वो। ठीक, और जो फास्ट चलते हैं वो केवल क्या देखते हैं, सामने रोड। ठीक, और जब आप फास्ट ऐसे फास्ट पढ़ेंगे ना तो आपका सराउंडिंग में बाजा बज रहा है कि शादियां हो रही हैं कि बारात आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और स्लो रहेंगे तो पता है वहां से कोई म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है तो पड़ोसी का क्या लड़ाई सुनाई पड़ रही है तो कहीं कुछ होगा। इसलिए जो पढ़िए ना तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा करिए, फास्ट पढ़ेंगे तो उस केस में आपका डेविएशन यानी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और फालतू की चीजों में डेविएशन नहीं होगा। और जितना स्लो पढ़ेंगे कि लेके एक चैप्टर पढ़े हैं सुबह 6 बजे लेकर शाम को 8 बजे तक, क्या बहुत पढ़ा और पढ़ा के आउटपुट क्वेश्चन लगाने लगा तो गायब है सब। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, लिखिए भैया, अब इतना फास्ट नहीं कि हाईवे पे क्या उतरिए गांधीनगर रोड पे 120 में चलो, सबने कहा था फास्ट चलिए, अरे मतलब जितना वहां पे जरूरत है वैसा नहीं। आज गए इतना फास्ट पढ़ना कि पन्ना पलट डाला पूरा 365 पेज और क्या पढ़ा ही नहीं है कोई पेज। हाँ, तो फास्ट मतलब फास्ट रहे बट चीजें वो क्या जो ग्रैप्स भी हो सके। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, करंट सेंसिटिविटी, इसी को SI से दिखाते बेटा, करंट सेंसिटिविटी को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखिएगा द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए galvanometer is defined as, current sensitivity of a galvanometer is defined as, current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through it, in the galvanometer per unit current flowing through it, per unit current flowing through it, per unit current flowing through it। अच्छा, आप लोगों ने पेपर दिया था वहां पे कुछ केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन फॉल्ट नहीं मिला था, बहुत नहीं, 2 क्वेश्चन। कौन सा, IPSC में था, वो शिफ्ट हो गया था एक्चुअली, बांड इधर से उधर था लेकिन वो अपनी पोजीशन से हुआ, एक्चुअली विंडो 8 से विंडो 10 में कन्वर्ट हुआ, वो ट्रांसफर हुआ उसमें
इधर से उधर मूव कर गया वो, तो बाद में मैंने देखा तो पता लगा कि इसमें कुछ शिफ्टेड है, एक पोजिशन और कोई क्वेश्चन में कहीं था जो है, ठीक। तो फिजिक्स में किसमें था भैया? नहीं, वो यहाँ का फोटोकॉपी की प्रॉब्लम थी बेटा, जो हमने दिया था उसमें क्लियर था, वो फोटोकॉपी कहीं डल था ना, तो वो क्लियर दिख नहीं रहा था। मैंने भी देखा था जो आपने दिया था ले जाके, ठीक। वो डल, वो प्रिंटिंग नहीं सही आई थी इसलिए हुआ था। चलिए, मतलब जो शिफ्टिंग थी वो केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, इधर उधर मूव कर गया था, और एक में कहीं और डिस्टर्ब था कुछ। चलिए लिखिए, कितना सही किया वैसे? अभी फीस वाला तो मैंने दे दिया है। अभी जस्ट मैंने फीस वाला सर को दिया है, भेज देंगे। केमिस्ट्री वाला देखते हैं, लिखिए करंट सेंसिटिविटी। तो इसी चैप्टर में 7 पन्ना का था, 5 पन्ना का रह गया चैप्टर। अरे क्या करोगे, पन्ना लोगों ने घटा दिया तो मैटर घट गया, क्वेश्चन वो भी आ गया था। अरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, ठीक। करंट सेंसिटिविटी, ठीक। तो आपने लिखा है एस आई की जो वैल्यू होती है अल्फा अपान आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? अल्फा अपान, एस आई की जो वैल्यू होगी बेटा अल्फा अपान आई। अभी देखो पीछे आपने देखा था आई के बराबर लिखा था सी अल्फा अपान एन बी ए, लिखा है ना, सी अल्फा अपान क्या, एन बी ए। तो यहाँ पे आई की जगह रख दो यार, अल्फा अपान सी अल्फा अपान एन बी ए। देखो ये अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो करंट सेंसिटिविटी हो गया बेटा एन बी ए अपान कितना, सी। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हो गई एन बी ए अपान क्या होगा, सी के बराबर होगा, ठीक। तो एन बी ए अपान सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सी को हम लोग टर्म देते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्या बोलेंगे, उसी को टर्म देते हैं करंट सेंसिटिविटी, हो जाएगा। हाँ कठिन कठिन था जी, अरे तो कुछ तो रहेगा यार, 45 में 5 तो कम से कम 10 तो बनता ही है कठिन। ऐसा नहीं था जो आप, चलिए लिखो, हो गया बेटा। एन बी ए अपान क्या था, सी के बराबर था। दूसरा लिखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पेपर में कुछ दम ही नहीं था, और थोड़ा सा, हाँ है ना। लिखो नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी। जैसे करंट सेंसिटिविटी लिखा था बेटा अल्फा अपान आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपान वी लिखेंगे, ठीक। तो उस केस में वी की वैल्यू आई इंटू आर होगा, फिर उसको हम लोग रिकन्वर्ट कर लेते। तो लिखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर is defined as the deflection produced in the galvanometer per unit voltage applied to it, 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 हो जाएगा पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट, ठीक। लिखिए अब यहाँ पे एस बी की जो वैल्यू लिखेंगे बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो एस बी की वैल्यू होगा अल्फा बाई वी, और वी इक्वल टू होता है बेटा आई इंटू आर, ठीक।
अब देखो अल्फा अपान आई की वैल्यू NBA अपान सी था, अल्फा अपान आई अभी निकाला कितना है NBA अपान सी, तो यहाँ पे हो गया NBA अपान सी आर, लिख दे डायरेक्ट, रखें वैल्यू, अरे लिख लेते, ले बेटा लिख लेते हैं। तो ये हो गया आई की वैल्यू हमारा सी इंटू अल्फा अपान NBA इंटू आर, ये ऊपर जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये हो गया NBA अपान सी आर, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया NBA अपान सी आर। आर रेजिस्टेंस है, आर क्या होगा रेजिस्टेंस है, अरे V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आर यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो एक हो गया करंट सेंसिटिविटी, दूसरा हो गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब क्वेश्चन कुछ करके आए हो तो है तो एक आध कर लीजिए। आपको पीछे कॉइल पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्वेश्चन कराया था शायद, सेमी सर्कुलर कॉइल वगैरह पे कंडीशन बताई थी, बनाया गया था ना, हाँ देख लीजिए हुआ था या नहीं। चलिए कल बना लीजिए, कई बार पूछा गया है उस पे। आपको क्वेश्चन है नेट फील्ड की वैल्यू आपको सेंटर पे निकालना है कॉइल के, लिख लीजिए क्वेश्चन। द मैग्नेटिक इंडक्शन at the center O in the given figure बेटा, in the given figure शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको उस समय कॉन्सेप्ट बता दिया था। सेंटर वो है, वो पे आपको नेट फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा वो बताना है, जल्दी से बता दीजिए। अरे माइनस R1 माइनस R2, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने फार्मूला पर आता फील्ड का म्यू नॉट अपान क्या, तो बताया था शायद, कराए है ना। सही करी हो, देखो ये बताया गया था। है ना, कितने लोगों ने लगाया बेटा, तो B की वैल्यू होगी इस पोर्शन की वजह से इनवर्ड और इसकी वजह से क्या आउटवर्ड। इसकी रेडियस कम है डिवाइडिंग फैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, ये डिवाइडिंग फैक्टर छोटा है बड़ा है तो वैल्यू
कम आएगी, यानी इनवर्ड फील्ड ज्यादा होगा, आउटवर्ड फील्ड कम होगा, दोनों का रिजल्टेंट फाइनली कहाँ मिलेगा, इनवर्ड। तो बी की वैल्यू होगी B1 माइनस B2 के बराबर होगा बेटा। B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान क्या 4I बाई R1, I बाई कितना R1, और ये माइनस म्यू नॉट अपान 4I बाई कितना R2। ठीक, क्योंकि ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, R1 की वैल्यू कम है, तो R2 क्या होगा, B1 ज्यादा होगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या होगा, म्यू नॉट I अपान 4 कॉमन हो गया बेटा, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। नेट फील्ड किधर, अंदर की तरफ, नेट फील्ड जो होगा वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स इनसाइड द प्लेन। ठीक, और पाई नहीं, तो पाई तो कट जाता है ना, 2 पाई R करते हैं तो पाई पाई उड़ जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का पढ़ा था, ठीक, लिखिएगा। जी जी, क्वेश्चन ही अपना चैप्टर खत्म हो गया है क्वेश्चन में। अभी फिलहाल हम लोग बाय मिनट वगैरह नहीं होगा तो इसमें करवा देंगे, या तो अलग से करवा देंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स on which हाइड्रोजन एटम, ऐसे फार कर लो, फार से देखो, फार कर लो, फार हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल, फार हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल if they enters in uniform magnetic field, normal to the direction of 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 field, हो गया। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा है बेटा, फील्ड, फील्ड के नॉर्मली अगर आपका क्या कर रहा है, वो इंटर कर रहा है विथ फर्स्ट करिएगा, इसमें इतने पार्ट बनते हैं, सेम वेलोसिटी, सेकंड सेम मोमेंटम, थर्ड सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम पहला हो गया बेटा क्या, वेलोसिटी, दूसरा हो गया सेम मोमेंटम, तीसरा हो गया सेम क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सेम वेलोसिटी, सेम मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज दो गुना होता है, चार्ज दो गुना होता है, मास 4 गुना होता है। आप मास, खेल दोनों का है, अब कौन खेल आप खेल रहे हो अभी हमें। हाँ चलो लगाओ बेटा, फार्मूला सब केस में बताया था। हाँ, मतलब बोला गया है एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करता है बेटा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंटर करता है। ठीक है, तो पूछा गया है उनके द्वारा जो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। मतलब प्रोटॉन के लिए अल्फा पार्टिकल के रेडियस के रेशियो क्या होंगे, अगर पहला वो सेम वेलोसिटी से इंटर करे तब, दोबारा जब सेम मोमेंटम से इंटर करेंगे तब, अगर सेम तीसरा सेम काइनेटिक एनर्जी से इंटर करेंगे तब। ठीक, हाँ बेटा, बेसिक फार्मूला तो वही है, लगाइए जल्दी से।
अच्छा, आप लोग में कितने लोग पढ़ के आते हो बेटा? कॉलेज वाले से आते कितने लोग? आप हो एक तो, आप भी हो? कितने बजे छुट्टी है आपकी क्लास? है 2 बजे? चलिए, बातें नहीं 2 बजे छूटती है। कहाँ पे पढ़ते हो? कहाँ? केडीसी। केडीसी से चीटिया भी 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे यार। हाँ हाँ, अगर 2 बजे छूट जाता तो बड़े आराम से आप पहुंच सकते हो। अच्छा सर, जैसे कह दिए क्लास हमारा गड़बड़ हो जाता, थोड़ा सा 2 बजे तक छोड़ दिया करिए। पहले का 1 बाई 2 आएगा, दूसरे का 2 आएगा, तीसरे का सेम 1 बाई 2। हाँ बेटा, पहले का 1 बाई 2 आएगा, हाँ दूसरे का 2 बाई 1, हाँ, तीसरे का 1 बाई 1। सेम। चलिए देखा जाता है बेटा। देखो जरा समझेंगे, प्रोटॉन का मास अगर हम लोग बेटा कितना ले लिया, m ले लिया जाए, ठीक, मतलब mp की वैल्यू m के बराबर लिया जाए। mp की वैल्यू कितना m, और qp की वैल्यू q ले लो, तो जो अल्फा पार्टिकल है कौन सा है? अल्फा पार्टिकल है। m अल्फा की वैल्यू 4m, 4 गुना होता है प्रोटॉन का, 2He4 होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम आयन, क्या होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एटम, हीलियम क्या न्यूक्लियाई या हीलियम आयन? अच्छा आयन। कितना चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डबल चार्ज? अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? डबल चार्ज के बराबर होता है, जब 2 टाइम होता है। अल्फा पार्टिकल हम पूछ रहे, 2 टाइम्स ही नहीं बात कर रहे। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो हीलियम का न्यूट्रल एटम होता है, या He डबल पॉजिटिव होता है, या हीलियम का कुछ और होता है, He डबल निगेटिव न्यूट्रल होता है, उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो न्यूट्रल कहते हैं जी, डबल चार्ज। याद करेंगे, याद रखिएगा बेटा, ठीक। जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, या उसी को हम लोग कह लेते हैं He डबल पॉजिटिव, इसे हीलियम अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम न्यूक्लियाई यानी डबली पॉजिटिव हीलियम आयन जो होता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो बचता है वो अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे अगर हम लोग Q अल्फा लेंगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, तो 2Q के बराबर हो जाता है। कितना होता है? 2Q। अरे हीलियम पे 2He4 होता है, तो प्रोटॉन की उसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया, तो बचा क्या? 2 प्रोटॉन ही बचा ना, तो 2 आपका 2Q के बराबर है। अब हमें पहला निकालना था, अगर V की वैल्यू कांस्टेंट यानी सेम वेलोसिटी से दोनों को इंटर कराया जाता है, तो R इक्वल टू होता है RP अपान R अल्फा आप लिखोगे तो ये होगा MP इंटू BP अपान M अल्फा QP इंटू B। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो B भी सेम हो जाएगा फिलहाल, अपान M अल्फा इंटू V अल्फा अपान Q अल्फा इंटू B। देखो बोला गया सेम वेलोसिटी दोनों इंटर कर रहे हैं, तो ये कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है दोनों के लिए, सेम, ये ऊपर ये नीचे, तो MP इंटू Q अल्फा अपान M अल्फा इंटू QP। देखो MP की वैल्यू आपने लिखा है M, इसकी वैल्यू लिखा 2Q, इसकी वैल्यू लिखा 4M, और इसकी वैल्यू लिखा Q। क्या लिखा बेटा? इसकी वैल्यू Q लिखा आपने, तो ये हो गया बेटा Q कैंसिल, M कैंसिल, 2 2 जा 4, तो रेशियो कितना आया? 1/2। यानी RP अपान R अल्फा की वैल्यू जो आ गई बेटा वो 1/2 के क्या हो गया? बराबर हो गया।
जब सेम वेलोसिटी से दोनों इंटर करेंगे तब उस केस में उनके जो रेडियस के रेशियोज आपके होंगे उस सर्कुलर पाथ का, वो 1/2 का रेशियो होगा। कब? जब अल्फा पार्टिकल यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों सेम वेलोसिटी से इंटर कर रहे हैं तो डी की वैल्यू अगर सेम सेम है। सेकंड होता है बेटा इफ v इक्वल टू कांस्टेंट या सेम जो भी कर लो। दूसरा होगा इफ p इक्वल टू सेम रखो या दोनों के लिए कांस्टेंट है उतना ही है, ठीक। तब हम लोग लिखेंगे rp अपान r अल्फा। हम लोगों ने पढ़ा था mb बराबर p होता है ना, p इक्वल टू mb, तो वहां पे फॉर्मूला याद करो p अपान qp इंटू b अपान p अल्फा अपान q अल्फा इंटू b। देखो b भी कैंसिल और आपने कहा मोमेंटम दोनों का सेम सेम है तो ये भी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा बेटा, तो q अल्फा अपान qp, q अल्फा की वैल्यू है 2q अपान q कैंसिल, तो 2:2 कितना 1, यानी कि जब सेम मोमेंटम से दोनों इंटर करेंगे तो उनके रेडियस का जो रेशियो आएगा बेटा 2:1 आएगा, ठीक। सेम वेलोसिटी से इंटर किया तो 1:2, सेम मोमेंटम से इंटर करेंगे तो 2:1। अब तीसरा बचता हमारा सेम क्या काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक। थर्ड हो जाएगा इफ के की वैल्यू क्या हो दोनों के लिए सेम सेम हो या दोनों का कांस्टेंट हो, जितना इसका है उतना ही बेटा उसका है, तब कंडीशन क्या बनेगा। देखो rp अपान r अल्फा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी रिलेशन पढ़ा था, इसीलिए मैं मॉडिफाई करके वहां बना दिया था आपको। जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पढ़ा था तो क्या फार्मूला बना था भैया, √2m k अपान q इंटू v, ठीक। तो √2m mp इंटू kp अपान qp इंटू b अपान √2 m अल्फा इंटू k अल्फा अपान q अल्फा इंटू b। देखो हमारा कहा गया है क्या सेम है बेटा, काइनेटिक एनर्जी सेम सेम है और v तो हमेशा सेम ही है, b भी कैंसिल k कैंसिल, ये 2 ऑलरेडी कट ही जा रहा है, तो हमारा ये वाला रूट वाला कहाँ रूट आएगा mp अपान m अल्फा, तो rp अपान r अल्फा के वैल्यू रूट, और तो नहीं कुछ बचा बेटा, qp बचा हुआ है q अल्फा, ठीक। तो ये आएगा √mp, थोड़ा सा रूट छोटा कर लो, √mp अपान m अल्फा इंटू q अल्फा अपान qp। mp की वैल्यू आपने लिया m अपान 4m, ये रूट में है और ये रूट के बाहर है, q अपान q कैंसिल, m कैंसिल, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो 2 कट गया बेटा, तो 1 अपान 1, यानी कि अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से दोनों इंटर करेंगे तो उनके जो रेशियोज आपके आएंगे रेडियस का वो 1:1, मतलब सेम सेम रेडियस पे क्या करेंगे वो, उनके जो रोटेशन आपका होगा सर्कुलर पाथ का वो रेडियस सेम सेम रहेगा। याद रखिएगा वहां लगाने का टाइम कब जो रेडीमेड पॉसिबल हो उसको आप याद रखा करिए। अगर अल्फा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का पूछा जाता है सेम वेलोसिटी से इंटर करते हैं तो रेडियस का रेशियो 1:2, अगर आपका सेम मोमेंटम से किए तो 2:1 और सेम एनर्जी से किया तो 1:1। लेकिन ध्यान रखना किसका रेशियो है, अल्फा p अपान अल्फा का है, प्रोटॉन अपान अल्फा, ठीक। अटेंडेंस हो गया भैया सबका, कोई बचा है इधर देवियों में, हो गया बेटा, कुछ लोग बच्चे लग रहे हैं जी। तुम कैसे लेट हो गई जी, अच्छा पापा आएंगे तो मिलने चली गई, नहीं सर काम था। हो गया भैया, साइन हो गया सबका, आगे पास कर दो। कौन और बचा है साइन नहीं हुआ है,
उसको 500 पे जुर्माना लगेगा अगर अटेंडेंस की बात वो पकड़ा जाता है तो, है ना? हाँ, अभी हम भी नहीं है। हाँ, अब तक पूछा जाता नहीं सुनाई पड़ रहा था, पहले पेनाल्टी लगा दिया जाए। हाँ, इसीलिए सरकार हेलमेट पे क्या 100 रुपये पेनाल्टी को 1000 कर दी। हाँ, अच्छा, तेल नहीं मिलता है। देखो इनका जुगाड़ है मंत्री से, ऐसा नहीं है, घूमते हैं। अच्छा, जिधर से वो आप उसमें ना आइए कैमरे में, उसके पीछे से ले लीजिए। हाँ, अरे हिंदुस्तान है इसीलिए तो सब। हाँ, ये सब क्वेश्चन लगभग हर दूसरे साल। हो गया बेटा? जो सर पढ़ के तेरे को बहुत टाइम लगा जल्दी करो। कंप्लीट दिया गया, उसके बाद फिजिक्स में खाली, केमिस्ट्री में इतना आइसोमेट्रिक इंजीनियरिंग, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म 2 दिन पहले बोल दिया था, आप एब्सेंट थे। जरूरी चीजें नहीं मैसेज किया, जरूरी चीजें मैसेज जो लोग थे उनको मिला था, बताया गया था ना रिएक्शन मैकेनिज्म भी आएगी। अब आप पता नहीं कहाँ थे। हाँ, ये वही तो बोल रहे थे, ये चीज नहीं आप बोला जाए। हाँ, नहीं जी नहीं आए ही नहीं थे। हो गया? क्वेश्चन था लाइए। सर वो क्वेश्चन ऐसा था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक था और उसमें डाइपोल भी नहीं था, लेकिन उसमें तार भी लग रहा था और फोर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन देख नहीं किसका डाउट हो पेपर का कोई पूछ लीजिए। 11-44। हाँ बेटा, 11 नंबर 44, 10 भी बता दें, 10-11-44, 10 भी या 10-11-44। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा पेपर का, देख लिए पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक स्क्वायर था, स्क्वायर के वर्टिसेस पे इसको लिया था ए बी सी डी, इन पे चार्जेस क्यू क्यू थे, इन पे चार्जेस माइनस क्यू क्यू थे, यही था ना? ये आपको चार्जेस दिए गए थे प्लस क्यू माइनस क्यू। इस केस में इसके सेंटर पे, जब सेंटर पे निकालोगे बेटा तो देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं चार्ज था, साइन था तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन जो आपका होगा, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से भी क्या होगा, इधर ही इधर हो जाएगा, तो ये दोनों सारे जुड़ जाएंगे और जुड़ के रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो नीचे की तरफ रिजल्टेंट आएगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो मान लो आपका ए की वजह से ई है तो ई ये ई, ठीक, इनका रिजल्टेंट जो आपका आएगा, ये 2 इधर हुआ 2 इधर हुआ, तो ऐसे बनाओ, वेक्टर बनेगा ना,
इधर 2e और इधर 2e, 2e है बेटा, 2e है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे e रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर, यानी 4e का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर प्लस कितना 2e का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4e स्क्वायर प्लस 4 8e स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा 2 रूट 2e। अब e की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखते फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना r स्क्वायर। r की वैल्यू, ये आपका मान लो साइड लेंथ a है, तो यहाँ से डायगोनल पूरा होगा a रूट 2, तो यहाँ से वैल्यू बचेगा कितना a रूट 2 टोटल था ना, a रूट 2 अपान 2 मतलब a बाई रूट 2, a बाई क्या आएगा रूट 2 आएगा। तब यहाँ से वैल्यू आप रख लेंगे 2 रूट 2 इंटू 1/, फिर वैल्यू मतलब नहीं हमें यहाँ जरूरत, हम समझा रहे हैं आपको, समझाने के लिए अगर ऐसा आएगा तो, बाकी यहाँ वैल्यू नहीं पूछा, डायरेक्शन खाली पूछा है, तो हम समझा रहे हैं वैल्यू अगर कहीं पूछा जाएगा कैसे आप निकालोगे। तो 1/4 पाई इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं था, ये खाली हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर वैल्यू भी पूछेगा तो कैसे निकाल लेंगे। 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू फिलहाल दी नहीं गई है, आर की वैल्यू हो गया क्या a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर वैल्यू पूछा जाता तो रिजल्टेंट वैल्यू इस फार्मूले में q और a की वैल्यू रख के निकाल लेते अगर वैल्यू पूछा गया होता तो, लेकिन वैल्यू नहीं पूछा गया है। पोटेंशियल निकालोगे बेटा, तो इनकी वजह से जितना पॉजिटिव उतना इनकी वजह से निगेटिव, तो e की वैल्यू जो होगी पहले केस में e नॉट इक्वल टू 0 और डायरेक्टेड किधर होगा नीचे की डाउनवर्ड, ये कह दे रहे हैं डाउनवर्ड है, ठीक। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बाद में कह रहा है बेटा अगर इनके पोजीशंस को, चार्जेस को हम लोग इंटरचेंज कर दिया जाए, a वाले को यहाँ यानी माइनस वाले को यहाँ, प्लस वाले को यहाँ, तो बेटा पोटेंशियल तो फिर 0 ही रहेगा ना, ठीक। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगा फिर ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन फील्ड का बदल जाएगा, बट पोटेंशियल। अब ऑप्शन देखो किस टर्म में दिया गया है, E remains unchanged, B changes, गलत हो गया, both E and B are changed, गलत हो गया, E and B remains unchanged, भी गलत हो गया, E changes, B remains unchanged, तो B वाला अनचेंज रहेगा, E वाला क्या होगा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो कम आ रहा अब दूसरे में और चौथे में कंफ्यूज थे, अच्छा 4 नंबर वाले थे, क्योंकि सर इसका बदल रहा था, लेकिन बी पे कोई फर्क नहीं। हाँ, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया बेटा। वैल्यू पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole is kept in a non-uniform electric field, it experiences। अरे भैया नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फील्ड की वैल्यू बदल रही है, फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है बदल रही है, और जब फील्ड बदलेगा तो फोर्स भी लगेगा, फोर्स तो बदलता चाहे नहीं बदलता, हमेशा फोर्स लगता है, लेकिन फील्ड बदल रहा है तो क्या करेगा टार्क को भी डेवलप करेगा, क्योंकि वेरिएबल फील्ड आपका है तो वेरिएबल फोर्स होगा तो टार्क भी लगेगा, यानी कि ये फोर्स एंड टार्क बोथ एक्ट ऑन इट, तो दोनों एक्ट करेंगे। हाँ, ये हम जानते नहीं थे और हमारा रिलेशन कर नहीं पा रहा है, हम गलत किए हैं इसको। हाँ। फोर्स तो होगा ये हमको पता है, लेकिन टार्क क्यों होगा, टार्क क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। उसको क्लियर बना के समझाएंगे, तीर बना के समझा दे तुमको, ले भैया ये मान लो हो गया ना। अब हमने एक डाइपोल रखा, क्या रखा इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज, मान लो क्यू चार्ज देता माइनस क्यू चार्ज है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस वाले पे जैसे जैसे जहां पे फील्ड का सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक। तो वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और जहां पे सेपरेशन कम होगा वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगने वाला है, ठीक, अगर यूनिफॉर्म रहते दोनों पे बराबर लगते हैं, पॉजिटिव वाले पे फोर्स किधर लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मान लो F1 है, इस वाले फील्ड के अपोजिट है, ये वाला कितना है F2 है, दिस इज द F1, दिस इज द F2, एक F1 है दूसरा कितना हो गया हमारा F2 हो गया। तो F1 वाले पे जो लगने वाला फोर्स है बेटा, क्योंकि वहां फील्ड कम है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, F2 वाले पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। अब कहा जाए फोर्स तो रिजल्टेंट लगेगा ना, लेकिन जब फोर्स हमारे अनइक्वल होते हैं तब वहां पे वो टार्क को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर ये हम लोग डाइपोल, ये तो कहा नहीं है कि पैरेलल रखा गया कि परपेंडिकुलर रखा गया, तो जब आपका अनइक्वल होगा ना तो इस केस में पैरेलल ही है तो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ये। लेकिन अगर हम किसी एंगल पे इसे रखेंगे, क्या कर रखेंगे किसी एंगल पे रखेंगे, तो उस कंडीशन में ये फोर्स अगर इधर वाला कम है इधर वाला ज्यादा, तो ये क्या करेगा इसको रोटेट कर देगा,
क्या करेगा, रोटेट, तो वहां फोर्स भी डेवलप होगा और टार्क का भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा। तो टार्क और फोर्स दोनों डेवलप हो सकते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों डेवलप आपके होंगे। लेकिन जब यूनिफॉर्म होगा तो जब पैरेलल रखेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और किसी एंगल पे रखेंगे तब वहां पे भी फोर्स और टार्क दोनों डेवलप होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा दोनों डेवलप होंगे। यूनिफॉर्म में एक कंडीशन में आपका फोर्स 0 होगा और दूसरी कंडीशन में आपको फोर्स और टार्क दोनों नहीं होंगे, दोनों पाए जाएंगे। ठीक, ये सर कॉन्सेप्ट पता मतलब मुझे कॉन्सेप्ट मेरे। हाँ बेटा, 9 नंबर भी छोड़ा है। अच्छा क्या है भाई, 9 नंबर का सेकंड है सर। अरे देख लिया जाए क्या है। ये ओबीबी इसी से बना है बेटा। जब हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं ना, किधर, जब फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, पोटेंशियल घटता है। फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब देखो यूनिफॉर्म फील्ड दिया गया है, ए बी पॉइंट दोनों सेम लाई कर रहा है, तो इसका तो दोनों पे पोटेंशियल बराबर होगा। और सी पॉइंट आपका क्या है, फील्ड के डायरेक्शन में जाने मिल रहा है, तो पोटेंशियल वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। ए बी पे बराबर सी पे क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या लिखा है ऑप्शन, पहले में तीनों बराबर दिया है, दूसरे वाले बी ए बी भी बराबर है और ये वैल्यू बी सी से बड़ा है, तो वही वाला सही हो जाएगा। हाँ, हो गया। और किसी का, और क्या बोले, और किसी का जल्दी बोलो, नो डाउट। हाँ 30 से पहले भैया किसी का, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा यार। 44 तो पूछे आपने पूछा है 24, तेज बोला करो, पूछते समय कम सुनाई पड़ता है। चलो 24 देख लेते बेटा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, और हो जरा, 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेज हैव an equivalent capacitance C1 when connected in series and equivalent capacitance C2 when connected in parallel। अरे यार, जब सीरीज में करोगे तो C/4, पैरेलल में करेंगे 4C। ठीक, कितना 4C, 4 चौका कितना 16। तो रेशियो क्या पूछा है, when connected in parallel the ratio of C1/C2, तो 1:16 हो जाएगा। नहीं बुझे, अरे भाई सीरीज में जब जोड़ा CS की वैल्यू C/4 होगा, अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या 4C, हमें CS/CP निकालना है, इसी को C1/C2 लिखा है, तो C/4/4C, तो ये 4 ऊपर वाला नीचे आएगा, 16C, C कट गया, तो CS/CP की वैल्यू 1/16 हो जाएगा। CS/CP की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन आपका है, यहां से हम लोग दिखा लेते हैं, हो जाएगा। हाँ कौन, अरे नंबर बोल बेटा। Which of the following graphs show the variation of electric field E due to hollow spherical conductor of radius r as, बेटा हालो है ना, तो अंदर 0 होता है फील्ड, हालो होने पे अंदर फील्ड क्या होता है आपका 0 होता है। सरफेस पे पहुंचेंगे मैक्सिमम, उसके बाद घटता जाएगा, तो पहले ऑप्शन हो गया यार। हाँ ग्राफ बनवाया गया था, अरे कॉपी पे पलट लिया करो, है ना। ठीक, सीधा सीधा वही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। किसी भी कंडक्टिंग अगर स्फीयर रहेगा तो अंदर हमेशा फील्ड 0 होता है। ठीक, हमेशा क्या होगा 0 होगा। जब अंदर फील्ड 0 है तो सरफेस पे सबसे ज्यादा होता था, बाहर जाते थे R² की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे घट जाएगा। 34 भी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई। तो यहाँ पे जब ले रहे हैं बेटा तो कंडीशन क्या हो रहा है, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, बराबर पूरा बटा हुआ है। तब उस केस में सेंटर से लेकर सरफेस तक ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होता था, और बाहर जाने पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो सेंटर से लेके ई और r, सेंटर से सरफेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस के बाद या मिलाइएगा नहीं बेटा, मिल गया ये, यहाँ टच नहीं कराएंगे।
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और ये वैल्यू पीक मैक्सिमम होता है सरफेस पे। तो कंडीशन आपका हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आपका 44 था भैया। हाँ 35 भी कहाँ है यार? 35 नंबर देख लीजिए बेटा। 35 में ग्राफ है बहुत। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिस्टम kept at origin as shown in the adjacent figure are given as। ठीक, बोला क्या गया है? Which of the following options are correct? For spherical region r less than r, total electrostatic energy stored is 0। पोटेंशियल पाया जाएगा तो एनर्जी रहेगी। With r equal to 2r, total charge is q। ये तो सही है फिलहाल। There will be no charge anywhere except r equal to r naught। ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस बाय r equal to r naught। ऑप्शन नंबर कौन सा? 34 है बेटा। 35। देखो कंडीशन क्या आपका हो रहा है बेटा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्राफ दिया गया है। तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक, ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका कौन सा the electric potentials of a spherical symmetric system kept at the origin as shown in the figure। जैसे फिगर are given as, यानी सरफेस से लेके सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। पहले दिया क्यू आर क्यू अपार 4πε0 फाई की वैल्यू आर ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन आर नॉट के लिए, और वही वैल्यू बाहर भी है। अब दोनों बाहर है तो इसका मतलब हर जगह सेम सेम रहेगा बेटा। Which of the following is correct? For spherical region r less than r, total electric potential is 0। दूसरा within r equal to 2r, total charge is q। ये भी उसके अंदर रहेगा तो total charge q हो जाएगा। There will be no charge anywhere except the r equal to r naught। चार्ज जो होगा उसके सरफेस पे ही लाई करेगा। ये भी सही है। The electric field discontinuous r equal to r naught। पोटेंशियल है फील्ड सरफेस के बाद जब जाएंगे, इसमें तो मल्टीपल ऑप्शन वाला है बेटा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है भाई। अरे ये भी सी डी सब सही है यार, चारों सही है। आपने अगर किसी ने 35 का कोई भी गोला भरा है तो वो सब सही है। फिलहाल अब ये आईटी वाला क्वेश्चन था, उसमें ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, तो सारे है बेटा। क्योंकि देखो आपको जो फ्लक्स है ना अंदर बाहर सेम सेम दिखा रहा है। फार्मूला ऊपर देखिए, आर नॉट के टर्म में जब ले रहे हैं इक्वल आर लेस देन आर है तो क्यू अपान 4πε इंटू आर नॉट है, बाहर ले रहे हैं तो क्यू अपान 4πε इंटू आर है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो स्फेरिकल रीजन है जहां लेस है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। आर नॉट से कम रहेगा तो अंदर फील्ड 0 होगा, तो वहां पे हम लोग एनर्जी कह लेते क्या होगा? 0 होगा। दूसरा विदिन आर इक्वल टू 2r, टोटल चार्ज इज क्यू। अरे भाई स्फीयर पे ही चार्ज लाई कर रहा है तो उसके बाहर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो टोटल चार्ज अंदर वाला ही कंसीडर किया जाएगा, वही रह जाएगा। देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट r इक्वल टू r नॉट। चार्ज तो सरफेस पे पाया जा रहा है ना, हम कहते हैं टोटल चार्ज उसके अंदर है, लेकिन पाया कहाँ जा रहा है? सरफेस पे। तो सरफेस को छोड़ के बाकी जगहों पे चार्ज की वैल्यू 0। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटीन्यूअस एट r इक्वल टू r नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद इधर उधर ले जाएंगे तो उस केस में कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो उसके बेस पे आपका ये है। चलिए और कौन सा था बेटा? 30 44 देख लो यार, क्या है भैया? द फिगर शोन, या इधर दोनों पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। कोई और तो बेटा पेपर तो चलो दीजिए। पेपर अब इसके ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने बनाया था कि ऐसा दिख रहा था? डालो प्रिंट डल आया है।
चलो, द फिगर shown the path of a positively charged particle first through a rectangular region of uniform electric field as shown in the figure. What is the direction of electric field and the direction of particle 1 2 3 4? नेगेटिव है टॉप डाउनवर्ड, 1 वाला सीधा सीधा गया, 2 नीचे बेटा, 1 2, 1 नीचे वाला है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 वाला, 3 वाला टॉप पुल डाउन, 1 3 टॉप, 1 3 टॉप, ठीक है, 2 3 डाउन। फिर देखो यहाँ पे पहले वाले पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरे वाले पे निगेटिव है, तीसरे वाले पे पॉजिटिव है, चौथे वाले पे निगेटिव है। तो अगर हम लोग डेविएशन देखेंगे ना, तो जो सेम नेचर के चार्ज होंगे उसका सेम डायरेक्शन में होगा। इसमें आपको डायरेक्शन दिखाया गया, पहले वाला देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी टॉप की तरफ, तो इसका मतलब जिधर पहला वाला शिफ्ट हुआ उधर तीसरा वाला भी शिफ्ट होगा, क्योंकि दोनों चार्ज नेचर कैसा है, सेम है। दूसरे वाले पे निगेटिव चार्ज है, चौथे वाले पे निगेटिव है, यानी कि पहला अगर पॉजिटिव है टॉप की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दूसरा और चौथा निगेटिव है, तो वो किधर आएंगे, डाउन की तरफ आएंगे। तो 2 टॉप 2 डाउन, पहला टॉप डाउन, फिर टॉप फिर डाउन। पहला ऑप्शन था, नहीं है बेटा, पहला ही है, टॉप डाउन टॉप डाउन, टॉप डाउन टॉप डाउन। अरे बोनस खाएं यार, फिगर आपने बना लिया है, फिगर ना बना पाए होते तब फिर बोनस की बात बनती, फिगर आपने दिखा दिया है, ठीक। हाँ जी, 35 में बोनस रहेगा, 35 में फिलहाल आप दिया जा सकता है, 44 को दिया जा सकता है, नहीं 44 वाले में तो दिख रहा है यार, काहे फिगर देख के सी मार दिया, पहला वाला टॉप की तरफ जा रहा था उसको वही डाउन कर दिया भैया, सी वाले में डाउन लिखा हुआ है, हाँ? अरे डायग्राम में ऊपर टॉप लिखा है, नीचे डाउन लिखा हुआ है, तो टॉप की तरफ जा रहा तो टॉप हुआ, तो इसका मतलब इसका नेचर जो है उसके अपोजिट है, तो यहाँ डाउन होगा। अरे नहीं, वो ये कहाँ लिखा हुआ डाउन से स्टार्ट होता है, 44 का ये है बेटा। अब हम तो चेक नहीं करेंगे, हाँ? क्या हो गया, 35 का ABCD है, तो उसमें फिलहाल जो कोई भी मारा होगा उसका सही हो जाएगा, वैसा बोनस है। कोई नहीं मारा होगा तो उसको 4 की जगह 8 नंबर मिलेगा, डबल बोनस है, हाँ? तो आपको 8 मिलेगा। ये यार, आप सही किए तो सही किए हो, गलत किए तो गलत है यार। चलिए हो गया भैया, और कोई डाउट, किसी का कोई और डाउट है, किसी की और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भैया, चैप्टर खत्म हो गया है। पेपर का कोई डाउट, पूछ लीजिएगा, उसमें सही कर लिए 2 क्वेश्चन जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसको शिफ्ट कर लिए, वो बाकी तो मतलब सही था, नहीं तो मैं कहीं फ्लक्चुएशन। जब ऐसे एक्सटेंड कर, हाँ बस हो गया बेटा। चलिए तो किसका पेपर है?
और किसी का पेपर, कोई क्वेश्चन नहीं? एक आधा क्वेश्चन भी करा दें? हाँ जल्दी बोलो, अगर हो नहीं तो फिर आप कल ही शुरू कर दें। हाँ पेपर लाओ। हाँ बोला गया है बेटा 17 नंबर में, टू लार्ज मेटल प्लेट्स, दो लार्ज आपके क्या हैं, मेटल प्लेट्स हैं आपका। टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द इनर सरफेस ऑफ, कौन सा, इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स आर चार्ज्ड बाई प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक। द आउटर सरफेस आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट्स। अंदर क्या होगा बेटा और बाहर क्या होगा, अंदर क्या होगा और बाहर, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो, और अंदर पे क्या होगा, आप एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, तो पॉजिटिव वाले की वजह से फील्ड दूर होगा और निगेटिव वाले की वजह से तरफ होगा। क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया था, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे लेंगे तो फील्ड की दिशा डायरेक्शन इधर हो गया E1, इसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज ये भी इधर ही होगा, तो ये हो गया E2, और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। E1 इक्वल टू क्या होता है E2, और ये वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है बेटा, तो E1 E2 आपस में सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। टोटल E की जो वैल्यू होगी वो E1 प्लस कितना हो जाएगा E2, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जब अपोजिटली चार्ज प्लेटें होती थी तो हम लोगों ने कहा था अंदर फील्ड मिलता है और बाहर जीरो, और सेम नेचर का था तो अंदर जीरो बाहर मिलता था, वही वाला पॉइंट था यार, ठीक। और कोई 36 नंबर देख लो बेटा। ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, जो स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस ए की वैल्यू आर से छोटी है, ठीक। एट द सेंटर, ठीक, ये चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, द चार्ज एट द इनर सरफेस, पीछे पढ़ लो बेटा। ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, जो स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल ए की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है एट इट्स सेंटर, ठीक। ये चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, अगर सेंटर पे रखा जाएगा बेटा, द चार्ज एट द इनर सरफेस, अंदर वाले पे क्या होगा तो उतना ही क्या नेगेटिव, आउटर सरफेस उतना ही पॉजिटिव, एंड एट ए पोजीशन ए से आर की वैल्यू ग्रेटर है, आर से बीच में जो आएगा वहां पे क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो माइनस प्लस जीरो। जैसे ये है बेटा, एक स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर था, ठीक, एक कैविटी बनाई, इसके रेडियस स्मॉल ए है, रेडियस कैपिटल, इसके सेंटर पे चार्ज आपने क्यू दिया, जैसे क्यू देंगे ना इंडक्शन से इस पे, इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा, आउटर वाले सरफेस पे प्लस क्यू होगा, ठीक, और इन पे फिर ऐसे ही यहाँ पे इंडक्शन से माइनस होगा, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी जीरो मिलेगी, तो कंडीशन माइनस क्यू कामा प्लस क्यू कामा जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड जीरो। इंडक्शन जो पढ़ाया था चार्जिंग के टर्म में, तो उस समय वो कॉन्सेप्ट बताया गया था, ठीक हो गया। चलिए इतना कर लीजिए, फिर दोनों के बीच में मिडिल कहीं बीच में पॉइंट लेंगे तो